सोचते हैं ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि रॉ मटेरियल परचेज करा है हमने 100 किलोग्राम्स प्लास्टिक 10,000 रुपीज की, तो जो मैं स्टॉक रिकॉर्ड करूंगा वो 100 नहीं 10,000 इस ऐसे रिकॉर्ड करूंगा। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हमें सिखाने वाले नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं वो कहता है कि किसी भी आइटम को मेजर करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, वेट के हिसाब से, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से, मीटर लेंथ के हिसाब से, स्पेस कितना ले रहा है उसके हिसाब से, या फिर मनी के हिसाब से कितने रुपए। तो हमें हर एक चीज को सिर्फ मनी के हिसाब से ही रिकॉर्ड करना। एक और एग्जांपल, मिस्टर ए की कंपनी में 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। अब हो सकता है कि 5 बिल्डिंग हो। मिस्टर बी की कंपनी में 20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, हो सकता है 20 बिल्डिंग। तो इसे क्या चीज सीख रहे हैं कि रुपीस को देख करके हम क्वांटिटी का आइडिया लगा नहीं सकते सर। हम अकाउंट्स में क्वांटिटी रिकॉर्ड ही नहीं करते, हम अकाउंट्स में क्वांटिटी रिकॉर्ड ही नहीं करते, यूनिट्स रिकॉर्ड ही नहीं करते, वेट यूनिट रिकॉर्ड ही नहीं करते। हम केवल और केवल मनी में मेजर कर लेते हैं। मतलब हम अकाउंट में बैठे हुए हैं, कोई एम्प्लॉय कंपनी आके बताता है कि भाई 100 किलो सामान खरीद लिया, लिख लो। हम कहेंगे भाई किलो नहीं पता हमें, कितने रुपए का सामान है ये बता, वो रिकॉर्ड करेंगे। वो कहता है कि 20 यूनिट बिक गई। हमने कहा भाई ये मत बता 20 यूनिट बिकी है कि 100 यूनिट बिकी है, कितने रुपए की सेल हुई वो बताओ, वो रिकॉर्ड करेंगे। तो आगे जी बात मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जी हम। वो कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखा रहा है कि हर एक चीज को हमें मनी की फॉर्म में मेजर करना। और वो होते रिकॉर्ड करते ही नहीं हम लोग, रिकॉर्ड करते नहीं हम लोग, अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं है इसकी कुछ। कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट आएगा, ग्रेजुएशन में सीखेंगे फाइनल ईयर में। यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं यूनिट्स की अलग और रुपीस की अलग। वहाँ जब फॉर्मेट बनाते हैं उसमें यूनिट्स का कॉलम अलग होता है और रुपीस का कॉलम अलग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसे ही बिजनेस में इस्तेमाल की जाती है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है, ट्रेडर के यहाँ नहीं। ट्रेडर वर्ड समझ पा रहे हैं आप लोग? ट्रेडर कौन होता है? ट्रेड वर्ड का मीनिंग होता है बाय एंड सेल। तो ट्रेडर इस एक वर्ड के अंदर ना दो टाइप के लोग आ गए, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर भी खरीदता है और बेचता है, तो रिटेलर भी खरीदता है और बेचता है। मैन्युफैक्चरर अलग हो गया, वो बना करके बेचता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग 99.9% केसेस में सिर्फ मैन्युफैक्चरर के यहाँ यूज किया जाता है। स्कोप लिमिटेड है, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए उसको सीधा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में रखा कि बच्चा मान लो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया पढ़ाई में, तो एटलीस्ट उसको बेसिक अकाउंट तो आ जाएगी जो हर जगह यूज होती है। 11th में 12th में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में वो अकाउंट्स पढ़ाई जाती है जो ज़्यादा यूज होती है। जैसे 11th क्लास में प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स पढ़ाए जाते हैं। मैक्सिमम बिजनेस प्रोप्राइटरशिप के दिखेंगे आपको, कितनी दुकानें देख लो, कितने रिश्तेदारों के देख लो आप। सिंगल ओनर वाले बिजनेस मैक्सिमम दिखेंगे आपको, पार्टनरशिप वाले कम दिखेंगे, कंपनीज कम दिखेंगे। 11th क्लास में वो चीज़ कराई जाती है जो मैक्सिमम जगह काम आ जाएगी। सिंपल सी बात, आपको पहले वही चीज़ सिखाएंगे जो आपके मैक्सिमम काम आ पाए। सपोज बच्चा 11th क्लास पास करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट को प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स आ जाएंगे, वहाँ काम कर सकता है। उसके बाद ज़्यादा अकाउंट्स कंपनीज के होते हैं, पार्टनरशिप के होते हैं, तो 12th क्लास में सीखेंगे कि पार्टनरशिप वाले और कंपनी वाले अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। सीधा फाइनल ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग आता है ग्रेजुएशन में, शेयर सुनना बहुत क्योंकि कम होती है मैन्युफैक्चरिंग। सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसने हमें एक चीज तो ये सिखाई कि आपके सामने कुछ भी लेन देन हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो कितने यूनिट्स में हो, कितने ही किलोग्राम्स में हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट पे ध्यान देना है, मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करना। समझ में आती बात? लेकिन इसने दो चीजें सिखाई है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ने। तो ये सिखाया मेजरमेंट का तरीका कि मेजर करो मनी, एक चीज। दूसरी चीज
जो चीज मनी में मेजर हो ही नहीं सकती उसे इग्नोर करो, रिकॉर्ड ही मत करो। मतलब सर मान लीजिए कोई कहता है मैंने इतना सामान बेच दिया और वो रुपीस में नहीं बता पा रहा, तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। कोई भी ऐसी चीज अगर हो रही है बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस में ही लेन देन हो रहा, लेकिन उसको मनी में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो उसे इग्नोर कर देंगे, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। सर जैसे कि सर कंपनी में स्ट्राइक हो गई, सारे के सारे वर्कर खाली बैठे हुए, कोई काम नहीं करता, लॉस हो रहा है कंपनी को, सेल नहीं हो पा रही, सामान नहीं बन पा रहा, जिनसे हमने ऑर्डर लिया हुआ है वो पेनल्टी लगा देंगे हम, अगर टाइम पे सब ऑर्डर हमने सप्लाई नहीं करा, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते इसको, मनी के फॉर्म में नहीं पता। सर हमारी कंपनी में बहुत अच्छा मैनेजर काम करता था, उसे किसी और कंपनी से ऑफर आया और वो हमारी कंपनी छोड़ के चला गया, अब हमने किसी फ्रेश मैनेजर को रखा हुआ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कंपनी को लॉस होगा इस वजह से, नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि मनी में मेजर नहीं हो सकता। चैप्टर 1 में हमने पढ़ी है बात कि अकाउंट्स की लिमिटेशन भी है, अकाउंट्स में की कमी भी है कि जो चीज मनी में मेजर नहीं हो सकती, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पाते। छोटा सा एग्जांपल मैं उसका लेता हूं, मोबाइल का। सर एमआई का फोन है 8 GB रैम, सर एप्पल का फोन है 3 GB रैम, तो इसको नॉलेज नहीं है मोबाइल की, ऑफ कोर्स एमआई का फोन बेटर कहेगा, सर 8 GB रैम कहाँ 3 GB रैम, ऑफ कोर्स एमआई का फोन लेना चाहिए, लेकिन जो एप्पल की जो रैम है वो फार बेटर है एमआई की रैम से। लेकिन जो बेटर है ना, ये बेटर को हम क्वांटिफाई कैसे करें, रिकॉर्ड कैसे करें, मतलब एप्पल अपना फोन लॉन्च उसमें कैसे लिखे ब्रैकेट के अंदर कि मैं इतना बेटर हूं या मेरी रैम इतनी अच्छी, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया, है ना, क्वालिटी वाली चीज हो गई, इसको रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है उसके अंदर, बीच मिस हो जाती है। समझ इसी दम पे हमारी से लोग समझ पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो हम दो चीज सीखी हम सुनना, मनी मेजरमेंट ने दो चीज सिखाई। पहली चीज, जितनी चीजों को भी आप मेजर कर रहे हो तो मेजर किसी और चीज की फॉर्म में मत करना, सिर्फ मनी की फॉर्म में करना। सेकंड चीज क्या सिखाई, जो चीज मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो सकती उसे इग्नोर करो। ले लोगे बात, पढ़ते हैं एक बार आंसर, पेज नंबर 12, जो पहला पेज है चैप्टर का उसी पर है, चैप्टर का जो पहला पेज है उसी पर सबसे लास्ट में दिया हुआ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं ध्यान से। According to the money measurement concept, transaction and events that can be measured in terms of money are recorded in the books of account. जो मनी में मेजर हो सके उनको रिकॉर्ड करते हैं। Money is the common denominator in recording and reporting transaction. कॉमन डिनोमिनेटर इसी से हम डिनोट करते हैं हर चीज को। मेरे पास बिल्डिंग 50 है या 40 है, ऐसे नहीं बोलूंगा मेरे पास बिल्डिंग 40 लाख की है या 50 लाख की, ऐसे बोलूंगा। तो डिनोट, हम किसी चीज को डिनोट कर रहे हैं, जैसे आपकी जो पोजीशन है, आपने पढ़ाई कितनी करी कितनी नहीं करी, इसको डिनोट कैसे करते हैं, अपने परसेंटेज से या ग्रेड से। तो ये डिनोट करने का अकाउंट्स में ये तरीका है, ये मनी, इससे डिनोट करते हैं कितनी सेल है, कितना प्रॉफिट है। रिकॉर्डिंग में भी, मतलब जो स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे सेल हुई, खर्चा हुआ, रिकॉर्ड कर लिया। रिपोर्टिंग में भी, रिपोर्टिंग में साल के एंड में जो फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे उसमें रिपोर्ट में लिखेंगे क्या पोजीशन है हमारा, दोनों ही चीज में मनी ही रहेगी। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, मिस्टर राम गिव कैश टू मिस्टर श्याम। मेरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों से कि मुझे बताइए कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन सुनना दोबारा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर राम गिव्स कैश टू मिस्टर श्याम। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बताइए कैश इंक्रीज हो रहा है या कैश डिक्रीज हो रहा है। राम के लिए डिक्रीज हो रहा है, श्याम के लिए इंक्रीज। और कोई आंसर? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि श्याम ने उसे लोन दिया हो तो उसका पहले का जो पैसा था वही वापस आ रहा हो, तो इंक्रीज भी ना हो रहा ना डिक्रीज। समझाता हूँ। और कोई आंसर?
चलिए उसमें ध्यान दें। सर हो सकता है राम ने शाम से कुछ खरीदा हो। चलिए सुनिए, 3 आंसर आए हैं मेरे पास, डिस्कस करते हैं करके। तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। तो आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए, आपके माइंड में नोट दिखने चाहिए, कैश पे आपको फोकस होना चाहिए। ये बात भूल जाओ कि सर शायद पहले लोन लिया हो इसलिए पैसा दे रहा, तो मान लीजिए इसलिए पैसा दे रहा, तो कैश तो इंक्रीज ही हो रहा है इसके पास, भले पहले लोन लिया हो तो भी कैश तो इंक्रीज ही हो रहा है इसके पास। दूसरी बात कि सर मान लीजिए बुक्स खरीदे हो तो भी कैश तो इंक्रीज हो रहा है इसके पास, है ना। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, कैश पे। देखो हम पता है अकाउंटेंट क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जो ट्रांसफर हम पता क्या सोचते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन भी होमवर्क वगैरह में देता हूं, जैसे किसी स्टूडेंट को मैंने कहा कि बताओ सैलरी दी है तो क्या होगा, उसके क्या कंसीक्वेंस होंगे। तो कई स्टूडेंट कहते हैं सर सैलरी दी है हमने तो कैश सर एसेट हो गई है, सैलरी दी हो तो कैश होगा, कैश मिली होगी। उसका दूसरा एस्पेक्ट है, जिस पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं ना, देखो इसके कंसीक्वेंस बहुत होंगे। मैंने सर एम्प्लॉय ने काम करा, सैलरी बन गई, सैलरी मैंने दे दी, तो ये मतलब सैलरी देना, खर्चा होना, ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मिक्स नहीं करना हमें एक चीज, समझ रहे हैं बात को। तो चाहे सेल हो चाहे लोन दिया हो, हमें सिर्फ कैश पे फोकस करना। अच्छा, अब जो मेरा क्वेश्चन था ओरिजिनली कि बताइए कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में पता है आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि सर मुझे ये बताओ कि मैं अकाउंटेंट किसका हूं। अगर मैं मिस्टर राम का अकाउंटेंट हूं तो कैश डिक्रीज हो रहा है, अगर मैं मिस्टर श्याम का अकाउंटेंट हूं तो कैश इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रही है बात। आपके आंसर में प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए कि सर हम बिल्कुल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमें क्लियरली पता है कि हमारा काम क्या है, हमें कोई अपने क्वेश्चन से घुमा नहीं सकता। 12th क्लास में वाइवा के आपको मार्क्स मिलने हैं प्रैक्टिकल में, तो वाइवा में कुछ भी करके घुमाया जा सकता, ट्रेंड रहे पहले से। राम invests 10 lakh rupees in राम स्टोर्स। राम ने 10 लाख रुपए राम स्टोर में इन्वेस्ट करे। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, बताइए कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अभी तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन आने वाले टाइम में इंक्रीज होगा। और कोई आंसर। सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज। और कोई आंसर। सर इंक्रीज इंक्रीज और कोई आंसर। मतलब ना इंक्रीज ना डिक्रीज। चलिए मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप पिछले वाला आंसर देंगे मेरे को कि सर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आप लोग कि सर हम बताइए अकाउंटेंट किसके हैं, राम के या राम स्टोर के। अगर राम के अकाउंटेंट हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है, अगर राम स्टोर के अकाउंटेंट है तो कैश इंक्रीज हो रहा है। मैंने एक्सपेक्ट किया था, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया है। चलिए इसका आंसर है इंक्रीज, क्योंकि ऊपर तो नाम और शाम दो वर्ड लिखे हुए, दो नाम लिखे हुए, ये पता लगा पाना मुश्किल है कि बिजनेस कौन सा हो रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है। यहां पता लगाना बड़ा आसान है कि ये प्रोप्राइटर है और ये प्रोप्राइटरशिप है, ये बिजनेस का ओनर है और ये बिजनेस है। सर हम अकाउंटेंट मिस्टर राम के घर पे नहीं बैठे होंगे कि उसकी जेब से पैसा जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है। हम बैठे होंगे राम स्टोर के अंदर अकाउंटेंट। ठीक बात है। अब राम स्टोर में बता दो पैसा आ रहा है कि जा रहा है। ऐसे आंसर देना। एक आंसर आया था सर सेम, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। सर ओनर का ही तो पैसा है ये और ओनर के ही बिजनेस में बाहर थोड़ी चला गया पैसा। जो डिक्रीज बोल रहे हो आप या इंक्रीज बोल रहे हो, चेंज क्यों हो रहा है कैश? कैश तो सेम रहना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट सिखाने वाला है हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, कि ध्यान से देखिए। अगर हम इसको ये बोले कि ना कैश इंक्रीज है ना कैश डिक्रीज, इसका मतलब पता है हम प्रोप्राइटर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? देखिए जहां अकाउंटेंट होता है वहां ओनर हर चीज अकाउंटेंट को बता के करता है, पूछ कर नहीं, क्योंकि वो ओनर है, लेकिन बता कर करता है। हल्दीराम का ओनर मान लीजिए आता है और वो कुछ भी खा के चला जाएगा, नहीं, रिकॉर्डिंग होगी उसकी भी। तो 3 प्लेट या 2 प्लेट का आपने ये सामान लिया हुआ है, अकाउंटेंट ये भी लिखेगा ना, क्योंकि अगर हिसाब में कम हो गया तो उससे पूछा जाएगा।
समझ पा रहे हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सीखने जी, वो क्या सिखा रहा है हमें? बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। आपको भले ही अकाउंटेंट की जॉब मिस्टर राम ने दी है, लेकिन आपको मिस्टर राम को आउटसाइडर ट्रीट करना। आपको क्या करना है? अपने ये माइंड सेट करना है कि मैं तो जॉब राम स्टोर में कर रहा हूं, मिस्टर राम अलग पर्सन है। ये अगर हमारे बिजनेस को पैसा दे रहे हैं मैं लिखूंगा, पैसा लेके जा रहे हैं तो भी लिखूंगा, कुछ गुड्स लेके जा रहे हैं, मान लो शर्ट की फैक्ट्री शर्ट उठाकर ले गए तो लिखना है मेरे को हिसाब में। ये नहीं कि सर ओनर तो लेकर के गया, क्योंकि कम हो जाए क्वांटिटी तो फिर आपसे पूछा जाएगा। समझ पा रहे हैं जी? तो जब भी राम और राम स्टोर इस तरीके से लिखा हुआ है तो हमें समझ जाना है कि सर हम राम के अकाउंटेंट नहीं हैं, हम राम स्टोर के अकाउंटेंट हैं। हमें जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, जो भी रिकॉर्डिंग करनी है, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, वो राम स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। Ram withdraws 5,000 rupees from Ram store for paying his son's school fee. Mr. Ram withdraws 5,000 rupees from Ram store for paying his son's स्कूल फी। सिंपल सी बात है सर, जो बिजनेस करता है उसकी जॉब तो नहीं लगी हुई, सैलरी तो मिलती नहीं है उसको, तो घर के खर्चों के लिए पैसा कहाँ से निकाले? अपनी दुकान से ही निकालेगा। तो 5,000 रुपये दुकान से लेकर के क्या मिस्टर राम दुकान से लेकर के अपने पास रख लेता है और उससे स्कूल की फीस जमा करने के लिए इस पर्पस से पैसा निकाला। नाउ द क्वेश्चन इज, कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सभी श्योर हैं इस बात? क्लियर हो गया अच्छे से? हमारा माइंडसेट क्लियर हो गया है कि मैं अकाउंटेंट जो हूँ और राम स्टोर के अंदर हूँ, मुझे बस एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि मैं एक दुकान है उसके अंदर मैं अकाउंटेंट की पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कैश रखा हुआ है, ओनर आया 5,000 रुपये उसने निकाले अकाउंट से, 5,000 रुपये लेकर वो जा रहा है और मैंने घटा दिया कि बिजनेस से 5,000 रुपये कम हो गए। ठीक बात है जी? तो जो भी मुझे अकाउंट्स बनाने हैं वो बिजनेस के हिसाब से बनाने हैं, बिजनेस ओनर के हिसाब से नहीं कि सर ओनर के पास तो पैसा आ रहा है तो कैश इंक्रीज बोलेंगे, ऐसा नहीं। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई बात? डाउट किसी को? पढ़ते हैं कोई आंसर? तो मुझे चीज पूछनी है। हाँ जी हाँ पूछो। जैसे मैं नाटक देखता हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें जैसे जेठालाल की दुकान होती है, उसका अकाउंटेंट होता है, वो क्या नाम है उसका? नट्टू काका। तो सर वो टीवी लेता है अपने किसी दोस्त के लिए। क्या लेता है? अपने किसी दोस्त के लिए टीवी कहता है कि टीवी मुझे लेता है। टीवी चाहिए। तो वो टीवी का वो कहते पूछता है सर इसका हिसाब लिखो या नहीं, वो मना कर देता है जेठालाल की नहीं लिखना। ऐसा क्यों सर? ओनर खरीद रहा है, ओनर का कोई दोस्त होता है उसमें, वो खरीदता है। एक बार क्वेश्चन में समझ, मैं जो क्वेश्चन समझाऊं वो एक बार दोबारा आपसे बोलता हूँ कि ओनर का फ्रेंड बिजनेस से कोई आइटम परचेज खरीद लेता है, उसके पैसे नहीं देता, मतलब फ्री में ले जाता है ना। ओनर का फ्रेंड बिजनेस से ले जाता है और बिजनेस का ओनर अकाउंटेंट से कहता है कि इसको रिकॉर्ड मत करो, ऐसा कह रहे हो आप है ना? हाँ, सर। अच्छा, ये थोड़ा गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि टीवी है उस हिसाब से ह्यूमन के हिसाब से बनाया हुआ है। देखो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सोच के देखो साल के एंड में स्टॉक काउंट होगा, स्टॉक में कम निकलेगा टीवी, क्वेश्चन अकाउंटेंट पे आएगा। देखो अकाउंट्स में तो आपको वेरी लिमिटेड सीख रहे हो, एक कॉन्सेप्ट आता है एक्साइज ड्यूटी का, वो ग्रेजुएशन में नहीं है, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर होता है। एक्साइज ड्यूटी में जिसकी जॉब लगती है अकाउंटेंट की, लाखों रुपए सैलरी होती है। नॉर्मल अकाउंटेंट की सैलरी थाउजेंड्स में होती है, एक्साइज ड्यूटी वाले अकाउंटेंट की सैलरी लैक्स में होती है। पता है क्यों? अगर उसमें गड़बड़ हुई तो जेल उसी अकाउंटेंट को। एक्साइज ड्यूटी की कैलकुलेशन में या नोटिंग में कुछ गड़बड़ हुई तो जो पेनल्टी लगेगी या अगर जेल भी हो सकती है अगर, तो वो अकाउंटेंट को होगी। रिस्की जॉब है इसलिए उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, मतलब इतना ज़्यादा हिसाब रखना होता है। तो जो आप बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो ह्यूमर के लिए बनाया हुआ है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा और हमेशा रिकॉर्डिंग की जाए। एक बात। दूसरी बात, इसी बुक के अंदर सबसे लास्ट में चैप्टर आएगा सिंगल एंट्री सिस्टम, सुनना ध्यान से। उसमें क्या होता है, हम ऐसी दुकान में अकाउंटेंट हैं जो हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करने की नीड। एक बात बताओ, मान लीजिए मेरी छोटी सी दुकान है, तो मैं क्यों अपने इसमें फाइनल अकाउंट्स बनवाऊंगा, कौन सी रिपोर्टिंग करूंगा, मेरे कौन से इन्वेस्टर देखने आ रहे हैं, समझ पा रहे हो? तो मैं बड़ा लिमिटेड सा अकाउंट्स मेंटेन करूंगा कि भाई मुझे जिसने उधार मैंने इसको दिया उसका हिसाब लिख लूँ, उधार किसी से लिया उसका हिसाब लिख लूँ, कैश कहाँ से आया, कैश क्या उसका हिसाब लिख लूँ, बस लिमिटेड सा अकाउंट मेंटेन करते हैं उसके।
तो सिर्फ उस केस में हम इस ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर सकते हैं। उस केसेस में सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ऐसे ट्रांजैक्शन इग्नोर कर सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। उसका लेकिन देखो एक ही चैप्टर दिया हुआ है, एक ही टॉपिक दिया हुआ है आउट ऑफ 22 चैप्टर्स, क्योंकि ऐसे अकाउंटेंट वैसे खुद रेयर होते हैं, बिजनेसमैन ऐसे अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर पाता तो लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन कर पाता है। क्लियर हो गई जो बड़े आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर नेक्स्ट पेज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो ओनर से अलग है। Business transactions are recorded in the books of accounts from the business point of view. Business के point of view से, राम स्टोर के point of view से recording करते हैं हम, and not from that of owners. राम के point of view से नहीं. That's why the capital of the owner is shown on the liability side of the balance sheet. Chapter 2 अगर ध्यान हो किसी को, किसने किया या नहीं किया, लायबिलिटी वर्ड सर सीखी है हमने। एनीथिंग ओ बाय फ्रॉम द बाय द कंपनी, कुछ भी कंपनी पे कर्जा है तो उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। चैप्टर 2 जिसने नहीं पढ़ा उसको बता रहा सर, इसके दो पार्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल कहते हैं। बेसिकली पता है क्या आपको ध्यान से, इसमें राम स्टोर में अकाउंट्स बना, बैंक से लोन लिया, कर्जा इस लेवल में वापस करना। सोच के देखो सर, मैंने डेटर से पैसा लिया, उसको तो मैं रेवेन्यू बोल रहा हूं कि कस्टमर को मैंने सामान बेचा, उससे पैसा मिल गया, वो वाला पैसा मिल रहा था, मैं उसको इनकम बोल रहा हूं। बैंक से लोन मिला, उसको पैसा मिल रहा था, मैं उसको इनकम नहीं बोल रहा। वजह क्योंकि जो वापस करने वाला कौन सा, कस्टमर से पैसा लिया वो वापस नहीं करना, इसलिए वो इनकम हो गई। बैंक से पैसा लिया वापस करना है तो लायबिलिटी है। डैडी ने आपको पैसे दिए मान लीजिए और कहा जो मर्जी कर इसका, तो आपकी इनकम है। डैडी ने आपको पैसे दिए और कहा कल ले लूंगा, तो फिर वो आपकी इनकम नहीं है, लायबिलिटी होगी वापस करना। समझ रहे बात को? इसी तरीके से जब ओनर पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, वो रिटर्न करनी होती है ना। कब रिटर्न करनी होती है सर? जब कंपनी बंद हो जाएगी तब उस कैपिटल को भी रिफंड करना होता है। बस बैंक लोन की तरह नहीं है कि फिक्स टाइम है, 15 साल में या 10 साल में रिफंड ही करना है या इंटरेस्ट ही देना है, ऐसा नहीं है। बस कैपिटल एक ऐसा कर्जा लिया हुआ है समझ लो हमने, जो रिटर्न तो करना है लेकिन कंपनी बंद होने पे करना। जब कंपनी बंद हो जाएगी, सारी एसेट्स को बेचेंगे, सारी लायबिलिटीज पे कर देंगे, जो पैसा बच जाएगा वो ओनर ले जाएगा अपने घर। समझ पा रहे हो जी? तो वो पैसा भी रिटर्न करना, इसलिए वो भी एक लायबिलिटी, तो वो भी आउटसाइडर है, अलग है। ओनर का मतलब अलग है, सेपरेट है, अदर्स आउटसाइडर्स की तरह। इसलिए कहा गया है कि ओनर डिस्टिंक्ट है, अलग है कंपनी से, हमें राम के हिसाब से नहीं, राम स्टोर के हिसाब से अकाउंट्स बनाना। क्लियर हो गई जी बात? अच्छे से पढ़ सकते हैं आगे। ध्यान से देखेंगे। अकाउंटिंग ईयर लिख रहा हूँ जी मैं, जो करंट ईयर चल रहा है अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022। एक पर्टिकुलर ईयर का अगर मैं मान लीजिए प्रॉफिट जानना चाह रहा हूँ कि इस साल मैंने प्रॉफिट कितना कमाया या लॉस हुआ तो कितना हुआ, तो मैं क्या करूँगा, जब साल का एंड आएगा 31 मार्च 2021, इसमें मैं सारे रेवेन्यू लिखूंगा, पूरे साल में कितना रेवेन्यू हुआ, गुड्स बिके, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, सारे रेवेन्यू लिखूंगा एक जगह पर। मान लीजिए 100 लाख। फिर मैं सारे एक्सपेंस लिखूंगा एक जगह पर, मान लीजिए 80 लाख, तो पता लगेगा प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक बात है? अच्छा सर, मार्च के महीने का रेंट अभी तक दिया ही नहीं हमने, लेकिन मार्च के महीने की सेल तो लिखी है। सर मार्च के महीने का रेंट क्यों नहीं दिया? हम पोस्टपेड रखा हुआ सिस्टम के मार्च का रेंट अप्रैल में देते हैं। और एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, सर मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए नहीं क्योंकि अप्रैल में आता है मार्च का, तो बिल मार्च का बिल कभी मार्च में आता ही नहीं है, अप्रैल में आएगा, तो मार्च में रिकॉर्ड ही नहीं करा हमने सर इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। अब सोच के देखो ध्यान से, मार्च की सेल तो रिकॉर्ड करी होगी
क्योंकि जब सेल करी तो बिल कटा, बिल हमारे पास है, हमें पता है कितने रुपए की सेल हुई, रिकॉर्ड कर लिया। इनकम तो रिकॉर्ड कर ली मार्च की, तो मार्च की एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा, प्रॉफिट सही कैसे आ जाएगा? सर एम्प्लॉय को सैलरी कभी सेम मंथ में मिलती है? कभी नहीं मिलती। तो मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलेगी, 3 अप्रैल को मिले, 4 अप्रैल को मिले, 10 अप्रैल को मिले, मार्च में तो नहीं मिलेगी सैलरी कभी। तो सर सारे एम्प्लॉयज की सैलरी मार्च की लिखी नहीं है, लेकिन उन सबने काम करा और सेल भी हुई है मार्च में। इनकम तो लिख ली मार्च की, लेकिन एक्सपेंस नहीं लिखे मार्च, प्रॉफिट कैसे आ जाएगा फिर से? तो जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आप, मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम है इसका, वो कहता है आपने जितने पीरियड की इनकम ली, रेवेन्यू लिया, उतने ही पीरियड के एक्सपेंस लो और फिर उनको मैच करो तो परफेक्ट प्रॉफिट है या लॉस। अगर आपने इनकम 12 महीने के लिए ली, एक्सपेंस सिर्फ 11 महीने के लिए, तो प्रॉफिट सही नहीं आया। कैसे लिखें सर उनको, फिर जब पता ही नहीं, क्योंकि मार्च की सैलरी भले ही अप्रैल में पे हो, लेकिन मार्च में ही रिकॉर्ड कर लो उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सर पेमेंट पेंडिंग है, खर्चा तो इसी महीने का। सर मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आया नहीं, जितना फरवरी का था उतना रिकॉर्ड कर लो अंदाजे से। ये फरवरी का बिल मान लो जितना भी आया है उसको डिवाइड कर दो 28 से, मल्टीप्लाई कर दो 31 से, क्योंकि फरवरी 28 दिन का है, मार्च 31 दिन का है, प्रोपोर्शनली थोड़ा सा इनकम बिल ज्यादा आ जाएगा। इस तरीके से रिकॉर्ड, अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है सर, ये अंदाजे पर इसकी रिकॉर्डिंग कैसे, किस नाम से अकाउंट खोलेंगे, वो आने वाले चैप्टर में सीखेंगे जब रिकॉर्ड करने का टाइम आएगा। अभी हम थ्योरेटिकल सीख रहे हैं कि हाँ ऐसा करना, प्रोसेस क्या होगा उसको चैप्टर में सीखेंगे जब प्रोसेस वाला चैप्टर आएगा। तो मैं क्या सीखा सर मैचिंग कॉन्सेप्ट में? सर मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये सीखा कि अगर मैं इनकम 12 महीने की ले रहा हूं तो मुझे एक्सपेंस भी 12 महीने के लेने हैं। सर ऐसा एग्जांपल सुनो ध्यान से देखो जी। सर मेरा लैंडलॉर्ड जो है वो 14 मंथ का रेंट एक साथ ले गया, 14 मंथ्स का रेंट एक साथ ले गया। अब क्या करूं? तो भी यहां पर जब एक्सपेंस लिखो ना तो यहां पे 12 महीने का ही रेंट है, उसको 2 महीने घटा दो, इस रेंट में से 2 महीने का रेंट घटा दो, रेंट 12 महीने का लिखो क्योंकि इनकम 12 महीने की। तो सीधी बात है अगर मैं इनकम 12 महीने की लूंगा और रेंट 14 महीने का लूंगा, प्रॉफिट सही कैसे आ जाएगा? तो ये सब एडजस्टमेंट्स हमें करनी होती हैं साल के एंड में, 31 मार्च को ये सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, सारा हिसाब देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ मार्च वाले में होती है, क्योंकि सेम टाइम पे खर्चा पे नहीं होता, कोई खर्चे पे करने रह गए हैं उनको भी रिकॉर्ड करना है अंदाजे से, कोई खर्चा एडवांस पे कर दिया है तो उसको हटाना है। समझ में आ गई जी बात? आप कुछ पूछना है सर? हो गया क्लियर। पढ़ते हैं एक बार थर्ड वाला आंसर, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट it determines the net income from business. All costs which are applicable to the revenue of the period, उसी पीरियड के रेवेन्यू पे अप्लाई करती है वो कॉस्ट, should be charged against that revenue, उसी रेवेन्यू से चार्ज करो उस खर्चे को, उस कॉस्ट को। आगे, according to the matching concept, cost incurred to earn revenue should be recognized as expense in the period when revenue is recognized as earned. जिस पीरियड में आप रेवेन्यू ले रहे हो उसी पीरियड के सारे एक्सपेंस लो। आगे, the main objective is to determine profit periodically. हर एक पीरियड के बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे सर। एक पीरियड के हमने रेवेन्यू लिए, एक पीरियड का हमने एक्सपेंस लिया, मैच करा, प्रॉफिट आ गया। It is necessary to match revenues of the period with the expenses of that period to determine correct profit या लॉस भी हो सकता है for the accounting period। एक ही बात मैंने 4 बार नहीं लिखी हुई, सोच के देखो, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज बदल बदल के। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से? मैचिंग, मैच को नाम से पता लग रहा है मैच करना है, रेवेन्यू एक्सपेंस को मैच करना है, प्रॉफिट सही आ जाएगा। इसमें बस हमें एडजस्टमेंट करनी होती है मार्च के महीने में जो खर्चे एडवांस हो गई या अभी पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें जी। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू विद कॉस्ट। अब ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन एक बार स्कूल में किसी स्टूडेंट के टेस्ट में आ गया था सर आपने तो सिर्फ मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये क्या लिखा हुआ आ गया मैचिंग रेवेन्यू विद कॉस्ट, ये तो पढ़ाया नहीं, मैं छोड़ा एकदम। तो ये और ये दोनों एक ही बात है,
मैचिंग कॉन्सेप्ट कहो या मैचिंग रेवेन्यू विद कॉस्ट, ऐसे कहो, एक ही बात। इसमें लिखा हुआ है रेफर अबव क्वेश्चन, जो थर्ड पॉइंट वाला आंसर है वही आंसर लिखना है इसका। 11th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जी हम। क्या लिखा हुआ है इसमें, शेयर कर ले साथ में, है ना। While preparing the accounts, the accountant of the firm created the provision for doubtful debts at the rate 5% on debtors, assuming that some of the debtors may default. Is he correct in doing so? Give reason. समझते हैं? ध्यान से देखें। सर इस साल टोटल सेल हुई 100 लाख की, इसमें 200 लाख की है कैश से और 800 लाख की है क्रेडिट से। ये हमने उधार में बेचा। पूरे साल की सेल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की। इसमें से सर 500 लाख रुपीस हमें रिसीव हो चुके, 300 लाख अभी पेंडिंग। इस चार्ट से मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे प्रेजेंट के डेटर्स कितने, ये बताओ, बता सकते हैं आप? बता। और कोई आंसर? एट प्रेजेंट डेटर्स कितने रुपए के हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। 300 लाख करेक्ट आंसर है। सर जितना पैसा डेटर से ले, देखो ये पैसा डेटर से आ गया, अब तो डेटर है ही वो। सर जब मैं उधार बेचता हूं सामने वाले को तो मैं उसको डेटर बुलाता हूं, लेकिन जैसे वो मुझे पैसे दे जाता है, डेटर नहीं रहा वो मेरा, उसी दिन डेटर रहने से खत्म हो गया। समझ आ रही है बात? डेटर तभी है जब मुझे पैसे लेने हैं, पेंडिंग है, ये डेटर्स ये हैं मेरे। समझ पा रहे हो? साल का एंड आ गया, 31 मार्च में अपना अकाउंट वगैरह बना रहा हूं। सर मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये कहता कि जब भी मैं सामान बेचता हूँ, पेंडिंग रह जाता है पैसा, लंबा टाइम तक उधार रह जाता, तो लगभग 10% पैसा मर जाता। मतलब अगर मैंने 100 लोगों को सामान बेचा उधार, तो 90 लोग ही पैसा देते हैं, 10 लोग मान लेते हैं। बैंक अगर 1 लाख लोगों को उधार लोन दे रहा है, तो 10% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो 1 लाख में से करीब 10,000 लोग लोन चुकाते नहीं है। 10%, 30 लाख रुपए मुझे लग रहा है कि पैसा मेरा मर सकता है। 270 लाख लगभग कितना पैसे का मतलब मैं काफी हद तक श्योर हूं कि मिल जाएगा। ठीक, अच्छा अब सुनिए ध्यान से कि सर अभी थोड़ी ना आप श्योर हो कि पैसा मरेगा। हो सकता है जैसे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो 300 लाख पूरे मिल जाए, हो सकता है। सर हो सकता है कि 50 लाख रुपए मर जाए। भाई किसी के फेस पर श्योर तो नहीं लिखा हुआ कि मैं पैसे मारूंगा, वरना बेचते क्यों उसको? मुझे लग रहा था कि पैसे दे जाएगा तभी बेचूंगा मैं उसको। कोई बैंक भी पूरी श्योरिटी करेगा, क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, सिविल स्कोर चेक करेगा, पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेगा, तभी लोन देगा। लेकिन तभी लोग तो मरते हैं, सिचुएशन चेंज होती है। सामने वाले का आज बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमने लोन दे दिया, उसका कल का बिजनेस डूब गया, बैंक का पैसा भी डूब गया। अच्छा सर, तो सर एक काम क्यों कर रहे हो आप? ये अभी से क्यों दिमाग खराब कर रहे हो कैलकुलेशन? जब पैसा मरेगा तब रिकॉर्ड कर लेना, चाहे 10 लाख मरे, चाहे 50 लाख मरे, चाहे ना मरे। अभी से क्यों रिकॉर्डिंग में लग रहे हो जब पता ही नहीं आपको एग्जैक्ट? उसको नहीं जान सकते। ये लॉस फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन एग्जिस्ट जो सिचुएशन है वो आज ही करती है। रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसने सिखाया था? स्टूडेंट्स ने सिखाया था। कोई लॉस अगर फ्यूचर में होने वाला है और हमें पता है आज, उसको आज रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं पता कि कितना लॉस होएगा। देखो जी, चैप्टर 1 में पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंट्स में ऐसी बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर हमें एस्टिमेशन से काम करना पड़ता है, अंदाजे से। ऐसी बहुत जगह है, जैसे एग्जांपल डेप्रिसिएशन। मैं मशीन खरीद के लाया हूं 10 लाख रुपए की और 10 साल चलेगी, मुझे पता 10 साल चलेगी, क्या पता 15 साल चले, क्या पता 5 साल चले, अंदाजे। कोई ऑप्शन है ना, एग्जैक्ट चीज पता ही नहीं सकती। जिन चेयर्स पे आप बैठे हो, सर मेरे लिए सेट है, खरीदी हुई है, कितने साल चलेगी मैं कैसे बताऊं?
है ना। तो बहुत चीजें हैं जो मजबूरन अंदाजे पर रिकॉर्ड करनी पड़ती, ये भी ऐसे अंदाजे पर रिकॉर्ड करनी पड़ती है। काफी हद तक अंदाजा सही भी निकलता है। पहला तरीका है जी पास्ट एक्सपीरियंस। ये सुना नया बिजनेस 10 साल से बिजनेस चला रहा है, हमें पता है कितने परसेंट लोग डेट्स मर जाते हैं हमारे, उतने परसेंट से कैलकुलेट कर लिया। समझ आ गई ये बात? लेकिन सर आगे गारंटी आ जाता है तो सर वो पक्का होता है सर। दोबारा बोलो। जैसे 10 साल की गारंटी लिखा आ जाता है तो वो तो पक्का ही हो जाता होगा सर कि 10 साल की गारंटी है उसकी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदी और उसमें लिखा हुआ है 10 इयर्स गारंटी, तो सर फिर तो आप श्योर हो कि 10 साल चलेगी मशीन, फिर इसमें कहाँ अंदाजे वाली बात रह गई? मुझे अब आंसर दो इस बात का कि 10 साल गारंटी थी उसमें, 10 साल पूरे हो गए, मशीन अभी भी चल रही है, क्या करूँ? फेंक दूं? चलाते रहूंगा, है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे, सर गारंटी 1 भी साल की नहीं मिली, फिर मशीन लाती फेंक दूं? ऐसा तो नहीं होगा। मशीन की लाइफ और गारंटी का क्यों लिंक कर रहे हो आप? मशीन की टोटल लाइफ और गारंटी का कोई लिंक ही नहीं है। भाई एसी की जो गारंटी आती है वो 1 साल की आती है, 1 साल की लाइफ होती है उसकी, नहीं। गारंटी इन जनरल ओनर उतने पीरियड की देता है जिसमें वो पक्का श्योर है कि खराब नहीं होगी। ऑब्वियसली लाइफ से तो करीब 1/3 की गारंटी देगा, समझ रहे हो बात को? टोटल लाइफ मान टोटल लाइफ ही 10 साल की है, वो 10 साल की गारंटी दे देगा, तो 9th ईयर में 8th ईयर में गड़बड़ करनी शुरू कर देगी मशीन, उसको नई मशीन देनी पड़ जाएगी। उसकी लाइफ 30 साल की होगी तो वो 10 साल की गारंटी देगा, तो लाइफ का गारंटी से कोई लिंक नहीं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, पढ़ रहे हैं आंसर? क्वेश्चन में क्या पूछा ध्यान से पढ़ना दोबारा, 11 क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहे हैं क्या? 11 में लिखा हुआ है कि अकाउंट्स बनाते टाइम अकाउंटेंट ने क्रिएट करा है क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के लिए प्रोवाइड करके चलना अभी से। फॉर डाउटफुल डेट्स, जो डाउटफुल हैं, जो मुझे लग रहा है कि शायद पैसा मर सकता है, डाउटफुल, टेक्निकली ये टर्म है। कैलकुलेशंस की बहुत सारी है, फाइनल अकाउंट चैप्टर में सीखेंगे। 5% निकाला डेटर्स का, ये एज्यूम करते हुए कि कुछ डेटर डिफॉल्ट कर सकते हैं, पेमेंट मार सकते हैं हमारी। इज ही करेक्ट इन डूइंग सो, क्या वो सही कर रहा है? और रीजन दो। आंसर में पढ़िए जी, यस ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस ने सिखाया, प्रूडेंस लिखो या कंजर्वेटिज्म लिख सकते हो, दोनों आंसर सेम है। आगे, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म एंटिसिपेटिंग द लॉसेस शुड बी अकाउंटेड। एंटिसिपेट करना, फ्यूचर के लॉस को अभी मान लेना, इसकी तो अकाउंटिंग करनी होती है। while anticipated incomes should not be accounted, उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी होती। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ध्यान से सुनिए। देखो दोनों अपोजिट बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कह रहा है कि सर फ्यूचर में होने वाले लॉस को रिकॉर्ड करो, मैचिंग कह रहा है सिर्फ करंट ईयर के खर्चों को रिकॉर्ड करो, करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंसेस से मैच करो, 12 महीने के रेवेन्यू को 12 महीने के एक्सपेंस से मैच करो, तो प्रॉफिट सही आएगा। मैचिंग कह रहा है भाई ना तो मैं तुम्हें खर्चा प्रीवियस ईयर का लेने दूंगा, ना मैं तुम्हें खर्चा नेक्स्ट ईयर का लेने दूंगा, कोई भी ना एक्सपेंस ना लॉस कुछ भी लेने नहीं दूंगा, ना प्रीवियस ईयर का ना नेक्स्ट ईयर का। मैचिंग तो ये कह रहा है। स्टूडेंट्स ये कह रहा है नेक्स्ट ईयर में लॉस होने वाला है, उसको तुरंत रिकॉर्ड करो। अब दोनों को साथ में कैसे बनाएं? एग्जांपल इसी का लेता हूं मैं, सर ये लॉस फ्यूचर में होने वाला है, स्टूडेंट्स को कह रहा है रिकॉर्ड करो, तो मैचिंग नाराज नहीं हो जाएगा। मैचिंग नाराज नहीं होगा जी, देखिए कैसे। सर इस साल की मेरी सेल कितनी? 100 लाख की। क्या ये एक्सपेंस इसी साल का नहीं है? सोच के देखो। मैचिंग ने क्या बोला था? जिस पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू ले रहे हो उसी रेवेन्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सपेंस है वो आपको उसी टाइम मैच करने चाहिए। इससे समझ रहे हो बात को आप? समझ रहे हो? जिस पीरियड के रेवेन्यू है उसी पीरियड के एक्सपेंस को मैच कर रहा हूं मैं प्रॉफिट सही आने के लिए।
मतलब सोच के देखो कि सर ये है एक्सपेंस इसी साल का, बस एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, एग्जैक्ट अमाउंट पता लगने वाला अगले साल। बेसिकली प्रूडेंस में हम फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, हम करंट ईयर का ही लॉस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बस एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता हमें लॉस है कितना, तो अंदाजे पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट नेक्स्ट ईयर पता लगेगा। तो दोनों फॉलो हो रहे हैं साथ साथ। सर तो फिर जो नेक्स्ट ईयर में अमाउंट पता लगेगा उसे उस ईयर में काउंट करेंगे। तो इस बार तो हम 30 लाख का लॉस मान लेंगे। मान लो नेक्स्ट ईयर मुझे 25 लाख का लॉस हुआ, 5 लाख बच गए, 5 लाख प्रॉफिट मान लूंगा। मान लो लॉस हो गया मुझे 35 लाख का नेक्स्ट ईयर, तो 5 लाख का लॉस उस साल मान लूंगा। समझ आ गई बात? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि बेसिकली एक्सपेंस इसी साल का है, अमाउंट पता लगने वाला है अगले साल। ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन पर आ गए। कंपनी इंपोर्टेड अ हाईटेक मशीनरी costing 20 lakh rupees from Russia for improving the production capacity and shown this amount in assets. Is the company right in doing so? State reason. Basically concept क्या ध्यान से देखिए सर। मान लीजिए मैं एक ऐसी कंपनी में अकाउंटेंट हूँ जिस कंपनी की लाइफ ही 2-1 साल की है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये मैंने कंपनी खोली 2 साल के लिए बस। एग्जांपल है आप लोगों के माइंड में कोई ऐसा? ये कंपनी मैंने खोली है 2 साल के लिए बस, उसके बाद बंद कर दूंगा, मुझे पहले से पता। हाँ जी। लिमिटेड कार प्रोडक्शन। लिमिटेड कार प्रोडक्शन वो जैसे कोई कंपनी होती है उसे लिमिटेड कार बनाती है। नहीं, अगर वो लिमिटेड कार बनाती है तो ये हो सकता है कि बाकी कंपनियां मान लीजिए 1 लाख कार बनाती हैं साल में, तो वो सिर्फ 2000 कार बनाती है, ये तो हो सकता है। बट ये थोड़ी ना कि उसने कंपनी खोली और वो 2 साल के बाद बंद कर देगी, उसे पहले से पता है ना। अब तो क्वांटिटी कम कर रहे हो ना, लाइफ कम करनी है बिल्कुल। ऐसा एग्जांपल है, सुनिए ऐसा एग्जांपल। सर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ही कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ब्रिज, डैम, जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां होती हैं, ये दोनों कंपनियां वही हैं और दोनों सेम बिजनेस में है, दोनों का सेम लेवल अलग है। जैसे कोका कोला और पेप्सी से मतलब हो गई। एक बार क्या होता कि मिस्टर ए के पास ऑर्डर आता है मेट्रो स्टेशन बनाने का। मेट्रो की आपको रेल लाइन बनानी है प्रॉपर, रेलवे ट्रैक बनाना है और मेट्रो स्टेशन भी बनाना है। मिस्टर ए के पास कभी इतना बड़ा ऑर्डर आया नहीं, उसके पास ना तो इतनी लेबर है और ना इतनी मशीनरी, क्योंकि वो टाइम पर इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर पाए। उससे इसमें कौन सी बड़ी बात है? खरीद ले मशीनरी, बिजनेस बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन सोचो अगर वो इतनी सारी मशीन खरीद लेगा, मेट्रो स्टेशन बना ली, उसके बाद मशीन पड़ी रहेंगी सर, क्योंकि काम ऐसा तो नहीं कि रेगुलर बेस पे मिलेगा। समझ पा रहे हो बात? देखिए इतना बड़े कॉन्ट्रैक्ट सर मना भी नहीं करना चाहिए, अच्छा खासा प्रॉफिट है बड़े कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता कि भाई तेरी भी कंपनी बड़ी है तो मेरी भी कंपनी बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि मेट्रो स्टेशन पूरा कर पाए। मैं छोड़ दूंगा तो भी नहीं कर पाएगा पूरा। एक काम करते हैं, एक नई कंपनी ओपन करते हैं एबी लिमिटेड के नाम से। तू अपनी मशीन लगा, मैं अपनी मशीन लगाता हूँ, तू अपनी लेबर लगा, मैं अपनी लेबर लगाता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा कंपनी बंद कर देंगे, प्रॉफिट बांट लेंगे आधा आधा। समझ पा रहे हो आप? कंपनी जब ओपन हुई है तो शॉर्ट टर्म के लिए ओपन हुई है बस। कंपनी बंद हो जानी है पहले से पता, मतलब जिस दिन कंपनी खोल रहे हैं उसी दिन पता कंपनी बंद कब करनी है। बहुत रेयर सिचुएशन होती है, जनरली ऐसा नहीं होता। समझ पा रहे हो?
एक ऐसी कंपनी में जब अकाउंट्स बनते हैं ना, तो उसमें एसेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, हर एक आइटम एक्सपेंस। तो मतलब मशीन खरीदी 20 लाख रुपए की, एसेट नहीं एक्सपेंस। एसेट तब होती है जब इसकी लॉन्ग लाइफ, जब कंपनी की लाइफ लॉन्ग नहीं तो मशीन की लाइफ कहां से लॉन्ग होगी। लेकिन सर फिर भी एक्सपेंस तो बोलना सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि 2 साल बाद भले ही कंपनी बंद कर दोगे, ये थोड़ा ना मशीन बेकार हो जाएगी, मशीन तो यूजफुल रहेगी वो, 2 साल के बाद कहीं और यूज कर सकते हैं उसको। एक्सपेंस बोलना तो सही नहीं, सुनिए ध्यान से कैसे रिकॉर्डिंग करें। जब मशीन 20 लाख की खरीदी, उसे बोल देंगे एक्सपेंस, 2 साल के बाद मशीन बेचेंगे, उसे बोल देंगे इनकम। फिर 2 साल के बाद क्या होगा, या तो मशीन किसी और को बेच देंगे, या फिर मिस्टर ए ले जाएगा, या फिर मिस्टर बी ले जाएगा। तीन में से एक सिचुएशन होगी, तो मिस्टर ए लेके जाएगा तो उसे तय करेंगे ना कितने में लेके जाएगा। मान लो मिस्टर ए 12 लाख में ले जा रहा है, 20 लाख का एक्सपेंस, 12 लाख की इनकम, अपने 8 लाख का डेप्शन बुक हो गया, खर्चा बुक हो गया। दोबारा समझो, ये सर एक ऐसी कंपनी जिसकी लाइफ लिमिटेड है, ऐसी कंपनियों में एसेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। जब एसेट खरीदें या एक्सपेंस पे करें, सब कुछ एक्सपेंस है। जब बिजनेस एंड होगा तब एसेट्स बेचेंगे, जितना पैसा मिल जाएगा। सोच के देखो, जब मैं 20 लाख की मशीन 12 लाख में बेच रहा हूं, तो मैं 8 लाख का लॉस बुक नहीं कर रहा, 12 लाख की इनकम बुक कर रहा हूं। गड़बड़ तो नहीं लग रही आप लोगों को? सर पहले से क्लियर है बात कि जब मैंने 20 लाख की एसेट खरीदी, उस 20 लाख को मैं पूरा खर्चा बोल रहा हूं, एक्सपेंस बोल रहा हूं, लॉस बोल रहा हूं 20 लाख। तो जब वो मशीन 12 लाख की बिकेगी, उस 12 लाख को मैं इनकम बोल रहा हूं, अपना लॉस आने के 8 लाख अपने आप ही आ गया। ठीक है, तो हम एसेट का कॉन्सेप्ट तभी लगाते हैं, एसेट को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब बिजनेस लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म वाला नहीं हो। लॉन्ग टर्म वाले बिजनेस को ही गोइंग कंसर्न कहते हैं। सर इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकती है, मशीनरी आगे भी तो काम आ सकती है। तो मैंने तो देखो 2 साल बाद जब कंपनी बंद हो जाएगी, तो मैंने वही तो बोला आपको कि वो मशीनरी या तो मिस्टर ए अपने कंपनी में ले जाएगा, या मिस्टर बी अपनी कंपनी में ले जाएगा, या किसी और को बेच देंगे। इनमें से की बात होगी, है ना। अब 12 लाख या तो कैश आए, या मिस्टर ए के खाते में लिखेंगे, मिस्टर बी के खाते में लिखेंगे, 12 लाख किसे लोगे आप? ठीक। तो कोई कंसर्न से क्वेश्चन देखो ये पूछा हुआ है कि हमने एक मशीन खरीदी 20 लाख की, उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करा, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा। तो किसने बताई हमें बात, कौन सिखा रहा है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं हम पहली क्लास 1 में इस चैप्टर की। पढ़ते हैं आंसर, यस गोइंग कंसर्न। और उसके बाद मैंने तो वही वाला आंसर ले रखा, चेक करो एक बार। जो सबसे पहला आंसर लिखा हुआ था, सबसे पहला पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेम पैराग्राफ मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा। लेकिन आपको डिफरेंट आंसर याद करना पड़ेगा उसके लिए। According to this concept, it is assumed that the business will continue to the foreseeable future and there is no intention to close. कोई क्लोज करने का इंटेंशन नहीं है, और स्केल डाउन द ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, या बिजनेस कम बहुत लेवल कम कर लार्ज से मिड कैप में आना। This implies that it will not be dissolved in the immediate future unless there is a clear evidence of closure. क्लोजर का एविडेंस है तो बताना होता है। अच्छा सर, ये कंपनी जो है एबी लिमिटेड, जब इसके फाइनल अकाउंट्स बनेंगे और आप ऑडिटर हैं कंपनी के, जब आपको अकाउंट्स चेक करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो आप अपनी रिपोर्टिंग में डेफिनेटली ये बात लिखोगे इस कंपनी की लाइफ 2 साल, ताकि इन्वेस्टर प्रॉफिट अच्छा देख करके पैसा लगाना शुरू कर दें, ये सोचकर कि मेरा पैसा 10 साल में इतना गुना हो जाएगा, कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी, फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, ये सोचकर लोग पैसा ना लगा दें। आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना है कि ये कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, ये 1.5 या 2 साल की लाइफ है इसकी, या 1.5 साल की लाइफ। अच्छा ये भी हो सकता है कि 2 साल फिक्स नहीं है। उन्होंने जब कंपनी खोली इसमें बात लिखी कि मेट्रो स्टेशन बनाएंगे हम, उसका प्रॉफिट बांटेंगे, उसके बाद हम कंपनी बंद कर देंगे। अब उसका इस काम को एग्जीक्यूट करने में 6 महीने लगे या 6 साल लगे, तो भी वो शॉर्ट टर्म वाली कंपनी हो गई, है ना। जरूरत नहीं है कि हम टाइम पीरियड फिक्स करें, एक हम टास्क भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे बहुत एग्जांपल है, बिल्डर करते हैं, कोई बड़ा अपार्टमेंट का सोसाइटी फ्लैट का ऑर्डर आ गया, तो एक बिल्डर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, 2 बिल्डर मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों बिल्डर मिलकर बना दी, एक नई कंपनी खोली, दोनों मिलकर बना दी, तो कंपनी क्लोज कर दी।
उसी टाइम के लिए होली है बस। तो उसमें टाइम पीरियड फिक्स ना हो ये भी हो सकता है, टाइम पीरियड फिक्स हो ये भी हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कंपनी ओपन करते टाइम आपको उसकी एंड डेट पता है या एंड का टाइम पीरियड पता है, इस टाइम में क्लोज करूंगा, तो वो कोई कंसर्न नहीं है। रिपोर्ट में मेंशन करना होगा और हर एक एसेट को एसेट नहीं एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होगा। एसेट तभी रिकॉर्ड करते हैं हम जब कोई कंसर्न होती है, हमें पता है कई साल बिजनेस चलेगा, तो इन एसेट को कई सालों तक खींच सकते हैं एक्सपेंस मान कर, डिडक्शन के फॉर्म में आगे एक्सपेंस मानेंगे इसको, अभी एसेट रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर हो गई जी बात? कोई डाउट यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, यहां से एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं जी, और आप लोगों का होमवर्क क्या है? थर्ड लास्ट पेज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करके टॉपिक दिया हुआ है एमसीक्यू वाला, बस वो नहीं करना क्योंकि वो पढ़ाया नहीं अभी। थर्ड लास्ट पेज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम से टॉपिक दिया हुआ है, वो भी पढ़ाया नहीं है, उसके एमसीक्यू नहीं करने हैं आपको अभी। उससे पहले कि आपको सारे एमसीक्यू करके आने हैं क्लास के अंदर, ठीक। एमसीक्यू पे जब आप टिक लगा करके आओगे, देखो नोटबुक के अंदर हमेशा मैं कहता हूँ पहले भी कि अपने आंसर पे आप जो टिक लगा रहे हो वो टिक लगाओ। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये नहीं है, और आपका आंसर मान लो गलत निकलता, तो मान लीजिए आपने बी पे टिक लगा रखा था लेकिन एक्चुअल में आंसर सी, तो इसको भी कट मत करो। क्यों? रिवीजन के टाइम आपको यही चीज हेल्प करनी है। तो सोच के देखो, आपके मान लो 10 आंसर आपने टिक कर रखे हैं, 10 में से आपके 8 आंसर सही, बहुत अच्छी बात सर, ये आप पार्ट बिल्कुल अच्छे से आता, आपने सेल्फ से कर लिया, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 2 आंसर आपके गलत हैं, ये 2 एग्जाम में भी गलत हो सकते हैं। तो आपने जैसे आप कलर पेपर पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, या आप अपने सारे के सारे आंसर ब्लू से करके लाए, फिर मान लीजिए मैंने आंसर बोला सी, तो आप इसको रेड कलर से टिक कर दिया। आपके रिवीजन के टाइम आपको पता क्या रहेगा, सर रिवीजन के टाइम इतने सारे नोट्स होते हैं, इतनी सारी चीजें कैसे रिवाइज करें, सिर्फ वही वाला आंसर रिवाइज कर लेना आप जिसमें आपका आंसर गलत है, क्योंकि जो आंसर आपका एक बार में घर पे सही हो गया वो एग्जाम में भी सही हो जाएगा। जो आपका गलत हुआ कहीं ना कहीं वहां पर कंफ्यूजन है आपको, एग्जाम के टाइम हमेशा वही आंसर रिवाइज करना है। देखो मैं खुद अकाउंट में कैसे करता था, अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन फ्री वाले आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे अकाउंट्स में जो एक क्वेश्चन 1 घंटा ले जाएगा आपका फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करना, अनुल टाइप में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। सर रिवीजन के टाइम बहुत कम टाइम होता है, सब कुछ रिवाइज कैसे करें, बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए मैं अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम क्या करता था, ई मतलब इजी, ए मतलब एवरेज, टी मतलब टफ, हर एक क्वेश्चन पे ना मैं ये साइन कोड लैंग्वेज मार्क कर देता था जो मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस कर रहा हूं। उसके बाद जब भी मैं रिवीजन करने बैठूं एग्जाम से 2 महीने पहले 3 महीने पहले, तो मेरे पास अगर अच्छा खासा टाइम है तो मैं एवरेज और टफ ये 2 टाइप के क्वेश्चन रिवाइज करूंगा। अगर मेरे पास बहुत कम टाइम है तो मैं सिर्फ टी वाले क्वेश्चन रिवाइज करूंगा। जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा वो टफ है, टी लगा दिया। जो थोड़ा बहुत मेहनत से एक बार गलत हो गया, दोबारा ट्राई करा फिर हो गया, उस पे एवरेज लगा दिया। जो क्वेश्चन आप करने बैठे एक बार में आंसर सही आ गया वो इजी, जो आपसे एक बार में हो गया उसको दोबारा मत देखो, कभी भी एग्जाम में ही मत देखो, इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी बुक 2 बार कर पाओ। पूरी बुक एक बार कर लेंगे बहुत अच्छे से, सेकंड टाइम में सिर्फ वो क्वेश्चन जो आपसे एक बार में नहीं हुए, क्योंकि नहीं टाइम लगाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए करते हैं दूसरे को।